नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम। नाम है शिक्षा सरोकार और सीजन है तीसरा। फिराक गोरखपुरी साहब के बहुत खूबसूरत सा शेर है कि पाल ले एक रोग नादान जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे उम्र तो कटती नहीं। सवाल यह आता है कि जहाँ फिराक साहब ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ उम्र जो काटने की जो बात आ रही है वो सेहत के सहारे नहीं कटती, तो वो क्या चीज़ है? उन्हें रिश्ते कहते हैं। आप ज़िंदगी में रिश्ते बनाते हैं लोगों से और उनके साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी तमाम ज़िंदगी को खूबसूरती से खुशहाली से जीते हैं। ये बड़ा सीधा सा फ़लसफ़ा हो गया, लेकिन कई बार ये दाव उल्टा भी पड़ जाता है और जिस रिश्ते से आप जुड़ते हैं वही आपकी बिल्कुल मुश्किल बन जाता है, उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? और अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, यही जानने की कोशिश आज हमारी इस कार्यक्रम के जरिए रहेगी। और आज हम जानेंगे कि आखिर रिश्तों में इस तरह की पेचीदगियां बढ़ती क्यों है और उनको संभालने का तरीका क्या है। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट का, जो हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है और कैसे रिश्तों को मजबूत बनाए रखा जा सकता है। मैं हमारे साथ में जुड़े हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा हमारे साथ में जुड़े हुए सुखदीपक मलवई साहब का। सुखदीपक जी एक लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, ऑथर भी हैं और पिछले करीब 35 साल से ये ट्रेनिंग के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। करीब 17 से ज़्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं। सुखदीपक जी आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ में जुड़े हुए अंकुर थारवान साहब, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और को फाउंडर हैं EMS अकेडमी के, और इन्हें हाल ही के अंदर अचीवर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो बिजनेस आउटरीच मैगजीन आती है उसके द्वारा दिया गया था। मैं आप दोनों अतिथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आज के कार्यक्रम को शुरू करने की इजाज़त चाहता हूं। अंकुर जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा कि जिन रिश्तों को हम इतने प्यार से बना रहे होते हैं, बहुत ही उम्मीदों के साथ में सजा रहे होते हैं, कई बार टूटने की निशानियां सामने आने लगती हैं, तो वो कौन सी निशानियां होती हैं? ऐसे कौन सी वजहें, कौन से संकेत हमें नज़र आते हैं, तब हमें सोच लेना चाहिए कि अब इन रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा मानना है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सिग्नल्स की कि कब हमें लगे कि हाँ, ये यहाँ रिलेशनशिप जो कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं या फिर दोनों के बीच में मतभेद बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज आने लग जाते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आने लग जाते हैं। तो जब भी ये सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं आपको नजर आए रिलेशनशिप में, आप समझ लीजिए कि ये सिग्नल है कि रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हम सही समय पे इनको पहचान लें और रेक्टिफाई कर लें, तो मुझे लगता है सही समय पे हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। कर सकते हैं। यानी आप कुछ कह रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और आपका साथी अगर उन्हें उस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि अब इन रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है, कि अब कहीं ना कहीं संवाद खत्म सा नज़र आता है, वो चाहे मानसिक हो चाहे शाब्दिक हो। तो संवाद की अगर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो एक अच्छे हेल्दी अगर संवाद की हम बात कर रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए कौन से एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? ये सवाल मैं सुखदीपक साहब से लेना चाहूँ। सुखदीपक जी, रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए पहली बात तो जो इन्होंने बताया है, 3 चीजें मिसिंग होती हैं। एफिनिटी यानी कि क्लोजनेस, ऑलराइट, एग्रीमेंट इज मिसिंग यानी कि वो डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, और इनकी जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी होती है वो भी बहुत खराब हो जाती है। अब रिलेशनशिप को बनाए रखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसके अंदर हम जो ऑनर है यानी कि आदर वो वापस लाएं, ट्रस्ट वापस लाएं, ठीक है ना, और दूसरे के बारे में जो एक्सेप्टेंस होती है वो लाएं और एक दूसरे के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। सबसे बड़ी स्टार्टिंग पॉइंट होती है मेरे हिसाब से कि जब एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को हम क्लियरली बताएं और समझें। मोस्टली जो दरारें पड़ती हैं वो इसलिए पड़ती हैं कि हम दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को या तो समझे नहीं या हमने अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली बताई नहीं, और सबसे बड़े जो अपसेट्स होते हैं जब एक एक्सपेक्टेशन टूटता है, दरारें पड़ती हैं। ऑलराइट जी। और जब हमने अगर कोई वादे दिए हैं जिनको नहीं निभाया है, तब एक बहुत बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो वार्तालाप करना जरूरी है। कौन सी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं उनके बारे में डिस्कस करके उनको रिजॉल्व करना
वहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि जब जिस रिश्ते में आप रह रहे हैं उस रिश्ते को सिर्फ एकाकी रिश्ता समझने लग जाते हैं कि आप ही सही हैं या आप ही गलत हैं, जो कर रहे हैं वो आपके जरिए है, तो कहीं न कहीं दरार और दरकन शुरू हो जाती है। और सुख दीपक साहब ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है और मुझे इसको देख एक शेर याद आता है कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो रास्ता निकलने के लिए संवाद होना बेहद ज़रूरी है। क्षमा, क्षमा का हमारी संस्कृति की बात करें या समाज की बात करें उससे बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से अंकुर जी की तरफ बढ़ना चाहूँगा। अंकुर जी, हम रिश्ते में हैं तो जाहिर सी बात है कई बार हम खामियां भी हो जाती हैं, कई बार हमसे कोई परेशानियां भी हो जाती हैं, कई बार गलतियां भी हम में हो ही जाती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्षमा की जो हम बात कर रहे हैं उसकी क्या भूमिका होती है एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखने के लिए? मेरा ये मानना है कि कोई भी रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, बट फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हमें समझना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर आप अपने उस रिलेशनशिप में, जैसा कि सर ने अभी शेयर करा था कि आपको वो ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको थैंकफुल भी होना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो गलतियां हो गई हैं या जिस वजह से हमारा रिलेशनशिप बिगड़ा है उसमें अगर आप ये फॉरगिवनेस का एलिमेंट ऐड नहीं करेंगे तो आप कब तक उस बोझ को अपने साथ कैरी करेंगे? क्योंकि अगर ये फॉरगिवनेस का एलिमेंट हम कैरी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो कॉन्फ्लिक्ट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता ही जाएगा और अल्टीमेटली उसका जो आउटबर्स्ट होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सो मैं ये कहता हूँ कि फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में हो। तो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस बर्डन को कैरी ना करें और नेवर अग्री टू डिसअग्री फॉर एनीथिंग। थैंक यू। बड़ी बात है कि यानी आप उस बोझ को लादे। फॉरगिवनेस के बारे में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि लोगों को बड़ी गलतफहमी है। फॉरगिव मींस टू गिव अप द डिजायर टू पनिश, ऑलराइट? जो हम रंजिश होती है विच इज बेसिकली अ डिजायर टू पनिश। तो या तो आप उनको पनिश कर दो, बात खत्म हो गई, ठीक है, या उनको माफ कर दो, गिव अप द डिजायर टू पनिश, ठीक है ना? अगर ये चीज लोगों को समझ में आ जाए तो फॉरगिव करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप ये घूम रहे हो डिजायर टू पनिश, मुझे इनको पनिश करना है, और फिर इनडायरेक्ट तरीके से हम इनको पनिश करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उस पनिशमेंट के भागीदार हम खुद भी होते रहते, खुद भी खुद को पनिश करते रहते हैं। बुजुर्गों ने बहुत खूब कहा है कि जो जो भीजे काम री त्यों डिजायर को पनिश लेके घूमते हैं। जी 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 जी, कर दे तो बात खत्म हो जाएगी ना। चलिए, तो इसी बात को थोड़ा डिजायर को पनिश है ना ये। जी सुख दीपक जी, मैंने कहा ये जो डिजायर टू पनिश लेके घूमते हैं ना, इससे रिश्ते और ज्यादा दूर चले जाते हैं। So very correct that starting point is to forgive, but be clear. Forgive means to give up the desire to punish. दूसरे को पनिश देने करने की जो इच्छा लेके हम घूम रहे हैं उसको छोड़ दें, या तो उनको पनिश कर दें यानी क्या तो हम उन्हें पनिश कर दें या फिर उस इच्छा को ही छोड़ दें। अच्छा सुख दीपक जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि मान लीजिए किसी रिश्ते में दरकन आई गई है, टूट ही गया है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई रही है, तो क्या उस टूटी हुई चीज़ों को दोबारा जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जो अगर एक बार रस्सी टूट जाती है और उसमें गांठ लगा दी जाती है तो फिर वो पहले वाली सी बात नहीं रह पाती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए, इसको रिश्तों को रिस्टोर किया जा सकता है, राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको रिस्टोर, देखिए आपको वापस से एक दूसरे को आदर करना सीखना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, जब रिश्ते बिगड़ते हैं हमें दूसरे इंसान में सिर्फ गलतियां नजर आती हैं, ऑलराइट, और दूसरे को भी हमारे साथ कंप्लीटली गलतियां ही नजर आती हैं। तो अगर रिश्ता बनाना है तो एक बार फिर, क्योंकि एक जमाने में जब हमने अपना रिश्ता जोड़ा था हमें सारी खूबियां नजर आई थी, इसलिए तो रिश्ता जोड़ा था, राइट? उन खूबियों को याद करके वो एक फिर बुनियाद बनती है कि भाई मैं किस इंसान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, जिसकी अच्छाइयां मुझे बहुत आकर्षित करती थी वो देखूं, या उन्होंने गलतियां जो की हैं उनको देखूं। तो अगर हम खूबियां देखनी शुरू करेंगे बहुत सारे कारण मिल जाते हैं। अब मैं काफी मीडिएशन करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ कपल्स की, तो जब मैं बैठ के उनसे पूछता हूँ कि भैया क्या खूबियां हैं,
तो बहुत सारी खूबियां बता देते हैं, और जब हम खामियां पूछते हैं तो एक या दो खामी होती है, उसी को, उस छोटी सी बात को लेके वो बात का बतंगड़ बना के रिश्ता बिगड़ता जाता है। सो अगर हम उस मुद्दे को एक साइड पे रख के ये देखें कि इनमें अच्छी चीजें क्या हैं, उसको बुनियाद बना के एक वार्तालाप अगर शुरू करेंगे दूसरे इंसान के साथ, और जिसके ऐसे करने से क्या होगा, हमारा जो आदर यानी कि ऑनरिंग जो खत्म हो चुकी है वो वापस आ जाएगी, राइट। हम उसके साथ जो हमारा ट्रस्ट था वो भी वापस आ जाएगा कि भाई हम ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं, सिर्फ गलतियां नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। और इन टोटलिटी हम उस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ वो जो गलतियां देख के हम उसको वो क्या कहते हैं रिजेक्ट कर रहे हैं अपने मन में, उनको छोड़ देंगे, और फिर हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी कि हाँ, इस इंसान का मेरे जीवन में रहने से ये फर्क है। और जब यहाँ तक हम पहुंचेंगे ना, तो एक दिल से खुल के कम्युनिकेशन होगी, और जब वो होगी तो रिश्ता दोबारा रिस्टोर करने के चांसेस जो है 70 से 80% जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, हम करते रहते हैं लोगों के साथ। सुनील जी, मैं एक इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो जरूर। सुदीप सर ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं ना, तो उसकी खूबियों को देखते हुए उसके साथ जुड़ते हैं, वही देखते हैं। मगर That's right. आप ये समझिए कि खूबियों के साथ खामियां भी साथ में आएंगी ही आएंगी। तो आपको सिर्फ खूबियों के साथ आप कितनी दूर तक चल जाएंगे, आपको उनकी खामियां भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर आपको वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस जीवन भर उस रिलेशनशिप में मेंटेन करना है। और एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, सब में खूबियां हैं, सब में खामियां हैं, तो हमें उन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और आई थिंक दिस इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। Absolutely. जी, बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि कई कोई के किस्से होते हैं। एक सज्जन थे, उनकी बीवी में हर एक चीज अच्छी थी, और एक ही बात को लेके परेशानी और झगड़े होते थे। क्यों भाई, प्रॉब्लम क्या है, ढक्कन नहीं लगाती है। ढक्कन खोलती है तो खुला छोड़ देती है, चीनी का डब्बा खोलती है खुला छोड़ देती है। बाकी सारी चीजों में जो है 99% मार्क्स आ रहे हैं। मैं कहा यार, इतना तुमको ढक्कन लगाने का शौक है तो खुद लगा लो ना, अभी वो है किसी की कमी, यू मेक इट सो इम्पोर्टेंट कि अभी इसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। माई क्वेश्चन इज, आर वी गोइंग टू फाइंड आउट, क्या हम रीजंस ढूंढेंगे नजदीकियों को बढ़ाने के लिए, या हम रीजंस ढूंढते रहेंगे, कारण ढूंढते रहेंगे दुखी होने के लिए और रिश्तों को खराब करने के लिए? देखिए, कारण तो मिल ही जाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है लोग कारण ढूंढते रहते हैं अपने आप को दुखी करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें जीवन में लोगों में संपूर्णता ढूंढने के बजाय समर्पण ढूंढना चाहिए कि क्या वाकई सामने वाला आपको लेके केयरिंग हो सकता है, उसकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको नागवार गुजरती हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करता या आपके बारे में केयरिंग नहीं है। तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत जो शुरू में भी हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि रिश्ते में दो व्यक्ति होते हैं, दोनों की अपेक्षाओं का, दोनों की आशाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। थोड़ी कमियां हम में हैं, थोड़ी कमियां उनमें भी होंगी, तो थोड़ा आप बदलिए, थोड़ा वो बदलेंगे, और रिश्ते बखूबी निभते जाएंगे। अंकुर जी, मैं यहाँ पे इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये भी जानना चाहूँगा कि इन चीज़ों को अब कहनी बड़ी आसान लग रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब तक कोई प्रोसेस नहीं हो, कोई तकनीक नहीं हो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो बड़ी मुश्किल होती है। तो क्या आप हमें कोई ऐसी टेक्निक्स बताना चाहेंगे कि अगर ऐसी कोई स्थितियाँ आ रही हों तो उनको ठीक किया जा सके? बिल्कुल। मैं ये कहूँगा, एज सच ये जो टेक्निक्स है ये पर्सन टू पर्सन तो डिपेंड करते हैं, रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप भी डिपेंड करते हैं। बट जब भी हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन गैप। अगर कम्युनिकेशन गैप हो गया तो डेफिनेटली रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो सबसे अच्छी टेक्निक मेरी नज़र में है कि आप एक्टिव लिसनिंग शुरू कीजिए। एक्टिव लिसनिंग इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें उसे ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हम बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। तो जिस दिन आप बैठ के ध्यान से सुनेंगे, बिना अपने पार्टनर को, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जज करे बिना, तो मुझे लगता है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों ही बढ़ेगा। तो साथ ही साथ में जो ये कम्युनिकेशन गैप है जो क्रिएट हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, वो और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सुनने के लिए समझ रहे हैं या समझने के लिए सुन रहे हैं।
सो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि एक्टिवली सुनने की कोशिश करिए अपने पार्टनर को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और किस तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, क्या रीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो मेरे हिसाब से जो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे बट वो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका ड्यूरेशन और उनका रिजोल्यूशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। रिश्तों को क्यों जान मैं ऐड करना चाहूंगा, जी। इफ यू डोंट माइंड। जी देखिए, अगर वो सुन सकते ना तो सुनते। अनफॉर्चुनेटली इनका क्रोध या तैश में जो आए हुए होते हैं उसको पहले कूल डाउन करना। नॉर्मली जब मैं इनको ये प्रोसेस टेक्निक सिखाता हूँ, फर्स्ट स्टेप इज कूल डाउन। अब कूल डाउन करने के लिए सबसे पहली चीज ये देखनी होगी कि भाई फलाने ने ये कहा, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। सो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उन्होंने क्या बोला और उसके बारे में मैंने अपने आप से क्या कहा। You understand? कुछ भी होता है या कुछ कोई कहता है तो उसके बारे में मैं खुद से अपने आप को क्या कह रहा हूं, राइट? तो इन्होंने मुझे चाय नहीं पूछी आज, ये हो गया, ठीक है। अपने आप से मैं क्या कह रहा हूं, ओ अब मेरी इतनी परवाह नहीं करती है। ओके, सो व्हाट वी से इज कि जब आपको गुस्सा आ रहा है किसी से तो पहले ये चेक करो कि जो उन्होंने किया या कहा उसके बारे में आप अपने आप से क्या कह रहे हो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, और फिर चेक करो कि जो मैं इस चीज के बारे में अपने आप से कह रहा हूं हो सकता है कोई और रीजन भी हो। मैंने एक तात्पर्य दिया उसको, मैंने एक इंटरप्रिटेशन दी और उस इंटरप्रिटेशन ने मुझे गुस्सा किया। तो जब हम उसको इस सीक्वेंस से लेके जाते हैं ना, लोग शांत हो जाते हैं और जब कूल डाउन होते हैं फिर एक बड़े प्यार से थोड़ा और बेटर वार्तालाप की शुरुआत होती है, तब वो एक्चुअली सुनते हैं जी। इससे पहले जो भी वो दूसरा आदमी कह रहा है ना उसको अपने मन ही मन में वो गलत ही साबित कर रहे हैं, सुनते नहीं है। इसीलिए सही बात। कई लोग जो मैं काम कर रहा हूँ दे आर वेरी वेरी सीनियर पीपल, यू नो, एक्टिव लिसनिंग वगैरह उनको बहुत अच्छी तरह आती है, पर जहां रही बात अपने रिश्तों में वहां उनसे एक्टिव लिसनिंग नहीं होती है क्योंकि वो इतने मतलब अपने गुस्से में या सैडनेस में घुसे हुए हैं कि हर बात उनको नेगेटिव ही सुनाई देती है जब दूसरा बोलता है। जी जी तो डिफेंसिव मोड। जी जी। सो स्टार्टिंग पॉइंट कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन होना सही कहा। मीर तकी मीर का एक शेर भी है जी जी। सुखदेव जी बहुत सही बात, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। मीर तकी मीर का एक शेर याद आ गया कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने है। अभी आपने एक बात कही कि कहीं ये रहता है कि केयर नहीं होते कि भाई वो हमारे ख्याल नहीं रखते, वो मेरी भावनाओं को तवज्जो नहीं देते हैं। तो अब होता कि जब भी तकरार आ रही होती है तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, हम चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो उसी वल्गर ही कहूँगा शायद कि बहुत ही गलत तरीके से हम पेश आते हैं अपने रिश्ते के साथ में। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, हम अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करें जब हमें लग रहा हो कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं आ रही, हमें केयर नहीं किया जा रहा, कैसे समझाएं हम पार्टनर को? इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए तो उसका सबसे पहला मैंने स्टेप बताया है कि मैं अपने जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनको देखना शुरू करूं। नंबर 2, जो लोग के ये इमोशंस हाई होते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता है कि वो ऐसे फील कर रहे हैं, ऑलराइट? और क्यों, फर्ज करो एक इंसान को गुस्सा आता है तो उसको अच्छा थोड़ी लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और वो दूसरे को ब्लेम करता है कि इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, राइट? मुझे गुस्सा होना नहीं चाहिए। सो वो इंसान अपने ही गुस्से को रेजिस्ट कर रहा है, उसका प्रतिरोध कर रहा है, और जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध करता है उतना ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और उसकी सारी इंद्रियां बंद हो जाती हैं उसके बाद में, क्योंकि जो थिंकिंग ब्रेन है वो तो ऑफ हो जाता है, ठीक है ना, जब गुस्सा आता है। और उसमें एक टेक्निक हमने सिखाई, बहुत सिंपल, इट्स 5 अपने डीप ब्रेथ लेने, सिर नीचे करो, गहरी सांस लो, छोड़ दो, फिर एक्सहेल करो। इतना करते करते आप शांत होना शुरू हो जाते हैं। 5 बारी करें, 80% आपका दिमाग जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में हम ये बताते हैं, सिखाते हैं लोगों को कि भाई जो आप फील कर रहे हो उसको महसूस करो। पहले क्या होता है, नॉर्मली जब वो नहीं करते हैं तो रिएक्ट कर जाते हैं, फिर गुस्सा और बढ़ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम कहते हैं 2-4 सांसें ले लो। उसके बाद जो आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हो उसको महसूस करना शुरू करो। गुस्सा आ रहा है तो उसको महसूस करो, उसको महसूस करो।
और जब वो उसको महसूस करना शुरू करते हैं तो जो उसका प्रभाव होता है आपके ऊपर, जो आपको कंट्रोल किए हुई है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। फिर आपका रैशनल ब्रेन और ज्यादा चलने लग जाता है और फिर एक प्रॉपर वार्तालाप या डायलॉग की स्थिति में आप आते हो। आप समझ रहे हैं? दिस इज हाउ यू गेट इमोशनल कंट्रोल, नॉट बाय रेजिस्टिंग योर इमोशंस बट बाय एक्सपीरियंसिंग योर इमोशंस। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुखदीपक जी। और मुझे लगता है कार्यक्रम समापन की तरफ है, तो बस एक अंतिम सवाल मैं अंकुर जी से जानना चाहूँ। अंकुर जी, हम रिश्तों में करीब आते हैं तो बाउंड्रीज भूल जाते हैं और फिर हम पता ही नहीं रहता कौन ने किसको कितना कुचल दिया। तो एक कहीं ना कहीं ये बात भी हो जाती है कि अच्छे रिश्ते के लिए बाउंड्रीज पहले तय कर ली जाए। कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जिनको हम तय करके रखें तो ऐसी स्थितियाँ नहीं आएंगी? देखिए, ये बहुत क्लियर है कि अगर आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और इसे इमोशनली और ज़्यादा बिल्ड करना है, अगर आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं ये बता दें कि आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो मुझे लगता है कि जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर रहेगा। साथ ही साथ में जब आप अपनी बाउंड्रीज़ और अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर कर देते हैं तो इट गेट्स ईजी टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। जब भी ऐसा होता है, दोनों के बीच के अंदर जो कंफ्यूजन स्टेट होता है कि मेरे को मेरी बाउंड्री क्या है, मुझे क्या उस बाउंड्री के पार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो क्लैरिटी आ जाती है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कहीं ना कहीं कम होंगे। तो मेरा ये जो कहना है कि आपको बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशन इन दोनों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग एनी कन्वर्जेशन। और जब ये होता है तो ना सिर्फ आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस अपने रिलेशनशिप पे बिल्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो इमोशनल इंटीमेसी होती है उसको भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें कि क्या बाउंड्रीज हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर इन दोनों की क्लैरिटी है तो आई थिंक थिंग्स वुड बी मच ईजियर एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। बहुत सुंदर सी बात है कि हम अपने आप को किसी फरिश्ते की तरह पेश ना करें, हम इंसान की तरह खुद को पेश करेंगे तो हमारी कमियां कहीं, हमारी खामियां कहीं और हमारी जो अच्छाइयां वो दोनों सही ढंग से आ सकेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस मंच के जरिए बहुत सुंदर से तकनीक बताई, तरीके बताए, वो कारण भी समझाए जिनकी वजह से रिश्ते दरकते हैं। आशा करता हूँ आपकी बातों का मार्गदर्शन जो आपने हमें यहाँ पर दिया, उन बातों का अनुपालन करते हुए लोग अपने जीवन में एक सुखद भविष्य का रास्ता ज़रूर तलाश करेंगे। आप लोग इस मंच पे आए उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और दर्शकों आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। इस मंच पे शिक्षा सरोकार के नए अंक में हम ज़रूर मिलेंगे एक नई समस्या का समाधान लेकर। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा, फिर मिलेंगे। शुभ